नमस्कार, मैं विपिन पालीवाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने क्लास, आपके अपने चैनल इंग्लिश सूत्रा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और देखिए, आज हम आपके सामने फिर लेकर आए हैं आपकी जो श्रृंखला है, आपकी जो डिमांड है, उसी श्रृंखला को हम आपके सामने आज फिर लेकर आए हैं। और आज हम जिस विषय पर आपके सामने हैं एक बार फिर से, वो विषय है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2। तो पार्ट 2 में आई होप कि आप लोगों को थोड़ा सा आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया कीजिए कि आप लोगों को हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है, हमारा ये एफ़र्ट आप लोगों को कैसा लग रहा है। दूसरा, आप लोगों के सजेशन जो आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग हमें सजेस्ट कर रहे हैं। तो जिसने भी जो भी सजेशन हमें दिया है, हम उस सजेशन को एक्सेप्ट करते हैं, एडमायर करते हैं, और जो भी हमसे थोड़ी बहुत जो भी छोटी मोटी भूल चूक हो रही हैं, उन सब को हम जो है थोड़ा सा दूर करने का या समाप्त करने का प्रयास ज़रूर कर रहे हैं। तो देखिए, आज हम फिर एक बार आपके सामने हैं। चलिए, हम अपनी सीरीज़ को, अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। और हमारी जो श्रृंखला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर जो चल रही है, इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की श्रृंखला में इस सीरीज़ में आई होप कि आपको बहुत चीज़ें ऐसी लगी होंगी कि हाँ भाई, बहुत हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। बहुत से आप में से लोग ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर थोड़ा सा जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो उनके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं तो बहुत अच्छी बात है। और यदि अगर कहीं किसी भी तरह की आपको किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में, किसी बात को समझने में कोई समस्या आती है, तो आप डेफिनेटली आप हमको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। 1% इवन ऐसा हो सकता है कि कभी कभी हम लोग कमेंट का जवाब या आंसर नहीं दे पाते, लेकिन डेफिनेटली हम आपके क्वेश्चन, जो आपके जो सजेशन होते हैं, आपके जो कमेंट होते हैं, हम उनको रीड करते हैं, पढ़ते ज़रूर हैं, देखते हैं, और उसके बिहाफ पर हम फिर अपनी चीज़ों को तैयार करते हैं। तो इसी तरह से अपना और हमारा और आपका जो साथ है वो लगातार बना रहे, कंटिन्यू इसी चीज़ को लेकर चलते हैं। और मंडे से हम लोग आप लोगों के लिए कुछ और नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं। अभी हम अपनी श्रृंखला को, आज का जो हमारा जो फॉर्मेट है, जो क्वेश्चन हैं, उनको हम पहले करते हैं, आगे की बात फिर बीच बीच में हम लोग करते रहेंगे। चलिए, आज जो हमारी जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन को हम आगे लेकर बढ़ते हैं। सुनिए, हमारा जो आज पहला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। यहाँ पर हमारा जो थोड़ा सा आप लोगों को मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हमारे जो टाइपिंग वाले भैया हैं, वो थोड़ा सा बीच बीच में कभी कुछ शब्द मिस्टेक कर देते हैं, तो थोड़ा सा जो है थोड़ा सा आप लोग इस चीज़ को माइंड मत कीजिएगा। देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान, यहाँ पर आना था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। यानी कि कौन से शब्द ऐसे हैं जो प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। अब हमारे ऑप्शन क्या हैं? हमारे ऑप्शन है समाजवाद, बी ग्राम स्वराज, सी पंथ निरपेक्षता, और डी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो देखिए, हमारा जो प्रस्तावना में पहली बात ये कि हम ये जाने कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था, और ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये हुआ था 1976 में, 1976 में। तो 1976 में ये जो अमेंडमेंट हुआ हमारा, इसके द्वारा कुछ चीज़ें प्रस्तावना में, कुछ चीज़ें हमारे जो संविधान में कुछ शब्द को ऐड किया गया, कुछ वर्ड्स जो थे वो ऐड किए गए हैं, कुछ शब्दों को जोड़ा गया है। अब बात ये आती है कि कौन कौन से वो शब्द हैं। तो इस क्वेश्चन की डिमांड ये है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा इनमें से कौन से शब्द जोड़े गए। तो देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जिन शब्दों को जोड़ा गया, हम उन शब्दों की भी बात करेंगे, और पहले बात करते हैं इसके आंसर की। तो पहला देखिए, हमारा जो आंसर है, इसमें हमारा आंसर क्या होगा? तो इसमें हमारा आंसर होगा ए समाजवाद और सी पंथ निरपेक्षता, यानी कि 1 और 3। तो हमारा आंसर होगा, हमारा आंसर है बी 1 और 3, समाजवाद यानी कि सोशलिज्म, और पंथ निरपेक्षता यानी कि सेकुलरिज्म। तो और उन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में, भारतीय संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे, या 3 शब्द ऐड किए गए। तो 3 शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे, या कह दीजिए प्रस्तावना में जोड़े गए थे, ऐड किए गए थे। अब ये 3 शब्द कौन कौन से थे? नंबर 1 सोशलिज्म, समाजवाद, नंबर 2 अखंडता, इंटीग्रिटी, अखंडता दूसरा शब्द था, सेकंड वर्ड इज इंटीग्रिटी, और
थर्ड जो तीसरा जो वर्ड था वो था पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष या सेक्युलर, जिसे हम सेक्युलर कह देते हैं। तो ये तीन शब्द हमारे यहाँ संविधान में प्रस्तावना है, इंडियन प्रेम्बल में जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रेम्बल है, प्रस्तावना जिसे हम कह देते हैं या उद्देशिका जिसे हम कह देते हैं, तो ये तीन शब्द उसमें ऐड किए गए थे फ्रॉम द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। तो हमारा आंसर है हमारा बी। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगले क्वेश्चन में हमारा कहा गया है कि भाई संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम या किन नामों से किया गया। तो भैया हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे संविधान में हमारे राष्ट्र मतलब हमारे भारत का नाम किस उल्लेख यानी कि एक्सप्लेनेशन वो किन या किस नाम से की गई है, यानी कि संविधान में भारत को किस नाम से पुकारा गया है, किस नाम से मेंशन किया गया है, संविधान में भारत का क्या नाम दिया गया है। तो ऑप्शन ए है भारत तथा इंडिया, हिंदुस्तान तथा इंडिया, ऑप्शन सी है केवल भारत, ऑप्शन डी भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में हमारे संविधान में भारत को कहा गया है, ऑप्शन ए हमारा आंसर है, ऑप्शन ए भारत। ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन है भारत तथा इंडिया। हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए भारत तथा इंडिया। तो देखिए भारत तथा इंडिया की कंडीशन क्या है कि हमारा संविधान का आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है उस बात को समझिए, उस बात को जानिए। अनुच्छेद 1 में कहा गया है इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया दैट इज भारत, दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत shall be union of states, भारत इंडिया जो कि भारत है या जिसे आप भारत कहते हैं जो कि इंडिया है, वो क्या है, वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, वो राज्यों का संघ है। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है या भारत जो कि क्या है, इंडिया है, वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स को कहते हैं हम क्या, कि राज्यों का संघ। तो देखिए हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 में अनुच्छेद 1 में क्लियर मेंशन किया गया है कि क्या हमारे लिए, भारत के लिए दो वर्ड यूज किए गए हैं, इंडिया भी और भारत भी, जिससे कि किसी को किसी भी प्रकार से कोई भ्रम, किसी भी प्रकार का कोई मिसकॉन्सेप्ट ना हो। क्यों किया गया ऐसा इसलिए किया गया जिससे कि जो विदेशी लोग भारत को इंडिया के नाम से जानते हैं या जो यूरोपियन लोग भारत को इंडिया के नाम से जानते हैं या ऐसे लोग जो इंडिया नाम नहीं जानते, वो भारत के केवल भारत नाम जानते हैं, तो किसी भी प्रकार से लोगों में आपस में किसी भी प्रकार का भारत को लेकर कोई मिसकॉन्सेप्ट ना फैले, इसीलिए भारत के संविधान में भारत का नाम इन दोनों शब्दों के साथ रखा गया है, भारत भी और इंडिया भी। क्लियर है भैया। तो अनुच्छेद 1 में इस जो ये स्थिति है इसको स्पष्ट किया गया है आर्टिकल 1 में कि इंडिया दैट इज भारत। क्लियर है। चलिए इसको लेकर एक बहुत लंबी, एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो डिबेट चली थी, संविधान सभा में ये एक बहुत बड़ी डिबेट चली थी। हालांकि उस डिबेट को लेकर क्या कहा गया क्या नहीं कहा गया वो हमारी कभी क्लास में कभी एक अलग कोई लेक्चर लेंगे, उसमें हम लोग बात करेंगे कि भारत का नाम संविधान में क्या हो, इस बात को लेकर संविधान सभा में किसने क्या कहा, किसने किस तरह से अपनी बात रखी। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारी बात आती है, अगला क्वेश्चन हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है भैया, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है क्या, तो क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में, कौन सा शब्द सन 1975 में, एक सेकंड, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन वर्ष 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। तो देखिए अभी हमने एक बात की भैया 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द नहीं था। हमने अभी बात की कि भाई 42वां संविधान संशोधन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 हुआ था और उसी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुछ शब्द जोड़े गए थे, कुछ वर्डों को, कुछ शब्दों को जोड़ा गया था, रखा गया था। 3 शब्द थे। 3 शब्द कौन थे, हमने उन 3 शब्दों के बारे में अभी जस्ट बताया था। कौन कौन से 3 शब्द, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष
निरपेक्ष और अखंडता। तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता की बात हमने की थी, जबकि 1975 में बंधुत्व भी था, संप्रभु भी था, समानता भी था, जबकि अखंडता, इंटीग्रिटी शब्द को अभी हमने देखा था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो नहीं था कौन सा, तो आंसर होगा हमारा, आंसर है डी, अखंडता। और ये जो अखंडता वर्ड ये किस वर्ष जोड़ा गया है, यह शब्द 1976 में जोड़ा गया, 1976 में 42वें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से इसको रखा गया था, इंटीग्रिटी वर्ड। क्लियर है यहाँ तक? देखिए अभी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था। चलिए फटाफट आप लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 की ओर अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, तो देखिए 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत यानी कि एक्सेप्ट किया गया, एडमायर किया गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। यानी कि देखिए एक ही क्वेश्चन को एग्जामिनर 2 बार से इस तरह के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। हमने अभी क्वेश्चन का एक फॉर्मेट पहले देखा, अब उसी तरह के क्वेश्चन का एक हम सेकंड फॉर्मेट, एक हम दूसरा फॉर्मेट देख रहे हैं। क्या कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, यानी कि 26 नवंबर 1949 को जो भारतीय संविधान पास किया गया था, पारित किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था, उसकी प्रेम्बल में कौन से शब्द नहीं थे? तो कौन से शब्द नहीं थे? तो देखिए समाजवादी, नंबर 2 पंथ निरपेक्ष, नंबर 3 अखंडता और नंबर 4 गणराज्य। तो देखिए हमने अभी देखा था कि 42वें संविधान संशोधन 1976 से समाजवादी शब्द जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, अखंडता शब्द जोड़ा गया, जबकि गणराज्य शब्द तो पहले से ही था संविधान में। यानी कि आंसर क्या होगा, कौन से शब्द नहीं थे 26 नवंबर 1949 को? तो 26 नवंबर 1949 को ये 3 शब्द नहीं थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यानी कि ये 3 शब्द नहीं थे। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? तो देखिए ऑप्शन हमारा क्या है, तो ऑप्शन बेसिकली हमारा है कौन सा, 1 2 3। तो आंसर है हमारा ए, 1 2 3। ये जो 3 शब्द थे ये 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, जिस दिन संविधान सभा ने संविधान को एक्सेप्ट किया, उस दिन संविधान की प्रस्तावना में ये 3 शब्द नहीं थे। कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। सोशलिस्ट, आपका इंटीग्रिटी और सेकुलरिस्ट, ये 3 वर्ड आगे चल के 42वें संविधान संशोधन 1976 से संविधान में ऐड किए गए थे, जोड़े गए थे। चलिए अब अगला देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग चलते हैं। तो देखिए निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है। तो हमारे संप्रभु यानी कि किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली, यानी कि एक तरह से मान लीजिए कि हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की जन्मपत्री, हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की जन्मपत्री, जन्म कुंडली, हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा है? पहली बात तो ये समझ लीजिए कि संविधान की जन्म कुंडली कहा गया है किसको? प्रस्तावना को। अब बात आती है किसने ये स्टेटमेंट दिया है, किसने ये कहा है? ऑप्शन ए JL नेहरू, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी BR अम्बेडकर और ऑप्शन डी KM मुंशी। तो हमारा ऑप्शन है, आंसर है डी, आंसर है हमारा KM मुंशी। तो KM मुंशी ने क्या कहा है? KM मुंशी ने कहा है प्रस्तावना को संविधान की जन्मपत्री, यस, प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली। क्लियर है? प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली, और इसी को कह दिया गया है क्या? इसी को कह दिया गया है संविधान की जन्मपत्री, जन्म कुंडली, हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की जन्मपत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भैया, अगला देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया। तो देखिए एक ही शब्द को, एक ही क्वेश्चन को, आप इस चीज़ को देखिए। अब आप लोग कहेंगे कि सर आपने एक ही तरह के क्वेश्चन जो है स्टार्टिंग फेज में इसी तरह से आप लेकर चल रहे हैं एक ही क्वेश्चन को। तो एक ही क्वेश्चन को हम आपको ये थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन को कितने तरह से एग्जामिनर पूछ सकता है, तो उस चीज़ को आप समझिए। तो देखिए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द बार बार आ रहे हैं। और समाजवादी शब्द उद्देशिका मतलब प्रस्तावना, यानी कि प्रस्तावना को हम क्या कहते हैं? उद्देशिका, प्रेम्बल। तो उद्देशिका या प्रस्तावना एक ही बात है हमारे लिए। तो उद्देशिका या प्रस्तावना,
तो उद्देशिका या प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो अभी हमने बात की थी, कब जोड़ा गया, फटाफट बताइए जरा। ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सी 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और किसी के द्वारा नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। तो देखिए उद्देशिका या प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो जोड़ा गया है या ऐड किया गया है, उसका आंसर है आंसर ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन ए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसको ऐड किया गया है? समाजवादी शब्द को। प्रस्तावना या उद्देशिका एक ही बात है, क्लियर। और देखिए हमने लास्ट लेक्चर में आपको ये भी बताया था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल है, प्रस्तावना या उद्देशिका, तो प्रस्तावना या उद्देशिका को कहाँ से लिया गया है हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। तो सीरीज़ में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की है। तो जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना या उद्देशिका है वो कहाँ से इंस्पायर्ड है, कहाँ से प्रेरित है या कहाँ से ली गई है? तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से या अमेरिका से। और उसकी जो लैंग्वेज है, उसकी जो भाषा है, तो भाषा कहाँ से? लैंग्वेज ऑफ प्रेम्बल कहाँ से इंस्पायर्ड है? तो लैंग्वेज ऑफ प्रेम्बल इज इंस्पायर्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन या ऑस्ट्रेलिया से। चलिए अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? हाँ देखिए अभी हमने किया था कौन सा, सॉरी हमारे क्वेश्चन की जो सीरीज है वो थोड़ी गलत हो गई है, कोई बात नहीं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? यानी कि कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था, यानी कि सीधी बात यह है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है, जो प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जस्टिस, देयर आर हाउ मेनी टाइप ऑफ जस्टिस इन प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था है? तो देखिए योर आंसर इज, योर ऑप्शन इज 2, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी 4। तो देखिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, हमारा सही आंसर है, सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, यानी कि 3 न्याय की व्यवस्था, 3 न्याय की व्यवस्था की गई है। हमारी संविधान की प्रस्तावना जो है, हमें संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना जिसे हम प्रेम्बल कहते हैं, उसमें 3 टाइप ऑफ जस्टिस की बात की गई है। अब ये 3 टाइप ऑफ जस्टिस किसको, कौन कौन से 3 टाइप ऑफ जस्टिस है? तो प्रस्तावना या उद्देशिका में 3 प्रकार का न्याय कहा गया है। 3 प्रकार का न्याय कौन सा? सुनिए जरा, 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस, 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस। The first one is social justice, सामाजिक न्याय, बी पॉलिटिकल जस्टिस, राजनीतिक न्याय, और सी यानी कि नंबर 3 इकोनॉमिक जस्टिस। सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ये 3 प्रकार के न्याय हैं, 1, 2 और 3। और इन 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है किसमें? इस 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है हमारे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में। तो आंसर है हमारा बी 3। और ये 3 टाइप ऑफ जस्टिस है, इसी को हम एक और कह देते हैं, इसी को संविधान में कहा गया है आइडियल ऑफ जस्टिस। इट इज ऑल्सो नोन एज आइडियल ऑफ जस्टिस। देखिए इसी को क्या कह दिया गया है? इसी को कहा गया है आइडियल ऑफ जस्टिस। इसी को आइडियल ऑफ जस्टिस भी कहा गया है, आइडियल ऑफ जस्टिस। इसी को आइडियल ऑफ जस्टिस भी कहा गया है। आइडियल ऑफ जस्टिस किसको कहा गया? आप सुनिए जरा 2 मिनट के लिए। आइडियल ऑफ जस्टिस यानी कि न्याय का दर्शन। आइडियल ऑफ जस्टिस मतलब न्याय का दर्शन, न्याय का दर्शन। और न्याय का दर्शन क्या है? आइडियल ऑफ जस्टिस क्या है? और ये आइडियल ऑफ जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है ये है कि भैया समाज में सभी समान हो, यानी कि सोशल जस्टिस हो, दूसरा पॉलिटिकल जस्टिस हो, राजनीतिक रूप से सबको भागीदारी हो, और इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक रूप से सभी क्या हो? संपन्न हो, सक्षम हो। ठीक, अब उसका मतलब ये नहीं कि स्टेट किसी को पैसा देगा या धन देगा, उसका मतलब ये नहीं। इकोनॉमिक जस्टिस का अर्थ बिल्कुल भी ये नहीं है कि स्टेट किसी को पैसा प्रोवाइड करेगा, धन देगा, इसका मतलब नहीं है। उसका मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, वो जिस तरह से अपना जीवन यापन करना चाहे, इकोनॉमिक ग्रोथ उसकी अपने हाथ में है, वो जिस तरह का काम धंधा व्यापार जो भी करना चाहे वो उसके हाथ में है। और इसीलिए ये जो न्याय का दर्शन है ये कहाँ से लिया गया है? आइडियल ऑफ जस्टिस इंस्पायर्ड फ्रॉम
रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहाँ से लिया गया है? तो इंस्पायर्ड फ्रॉम रशिया, ये रूस से लिया गया है। और ये न्याय का दर्शन क्या है? ये न्याय का दर्शन यही है, कौन सा? सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, और तीसरा इकोनॉमिकल जस्टिस या इकोनॉमिक जस्टिस, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। तो न्याय का ये दर्शन कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है रूस से। और यही बात हमारे इसमें कहा गया है संविधान की प्रस्तावना में कि कितने प्रकार का न्याय है। तो संविधान की प्रस्तावना में है कितने प्रकार का न्याय दिया गया है? तो 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था है। 3 प्रकार का न्याय होता है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। क्लियर है? यहाँ तक मेरा मानना है आप लोगों को बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलिए अब अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? यानी कि इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट, ये बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट। अब जो सेक्युलर स्टेट के शब्द का सही भाव, इसका एक्चुअल मीनिंग कौन सा वर्ड, इनमें से कौन सा ऑप्शन धर्मनिरपेक्षता का यानी कि सेक्युलरिज्म का प्रॉपर मीनिंग शो करता है? तो कौन सा ऑप्शन है? भारत में अनेक धर्म हैं। ऑप्शन बी, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। ऑप्शन सी, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। और डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। देखिए अगर आप लोगों ने हमारा लास्ट लेक्चर देखा होगा तो हमने उसमें बताया था आप लोगों को कि भाई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है, यानी कि सेक्युलर स्टेट क्या होता है? तो सेक्युलर स्टेट यही होता है। तो हमारा आंसर है आंसर डी कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। वेयर स्टेट हैव नो रिलीजन, जहाँ पर राज्य का कोई धर्म नहीं होता ऐसा स्टेट कहलाता है सेक्युलर स्टेट। जिस प्रकार ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें राज्य किसी भी प्रकार से आपके रिलीजन में कोई इंटरफेयर नहीं करता, राज्य आपको किसी भी प्रकार से किसी बाउंडेशन में या रिलीजियस बाउंडेशन में नहीं रखता कि आपको ये नहीं कहता आप इस धर्म को अडॉप्ट करो या आप इस रिलीजन में कन्वर्जन करो या आप इस रिलीजन को एनकरेज करो। तो इस तरह की कोई भी व्यवस्था, इस तरह का कोई भी इंटरफेयर जिस सिस्टम में स्टेट द्वारा ना किया जाए या स्टेट स्पेशली इस तरह से मेंशन ना करे कि वो स्टेट एक XYZ रिलीजन का स्टेट है, तो ऐसा स्टेट क्या होगा? तो ऐसा स्टेट क्या होगा? धर्मनिरपेक्ष देश होगा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र या राज्य होगा। तो भारत क्या है? तो भारत सरकार या राज्य जो है भारत में धर्म में किसी प्रकार से कोई भी इंटरफेयर नहीं करता। भारत क्या है? भारत के संविधान में क्लियर मेंशन है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो उसका मतलब ये है कि जहां पर राज्य का कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है। वेयर स्टेट हैव नो रिलीजन। क्लियर? चलिए अगली बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा सारी चीज़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो देखिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति या मसौदा समिति, और इसको हिंदी में कह देते हैं रूपरेखा समिति, इंग्लिश में कह देते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति या रूपरेखा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी JL नेहरू, सी डॉक्टर अंबेडकर और डी पुरुषोत्तम दास टंडन या PD टंडन। तो देखिए बिल्कुल आप लोग इसको सब जानते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी हेडेड बाय ऑप्शन डी, आंसर डी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी, द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी के रूपरेखा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष यही थे डॉक्टर अंबेडकर। तो डॉक्टर अंबेडकर जो थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है सी। अब बात आती है रूपरेखा समिति या प्रारूप समिति या मसौदा समिति। हिंदी वाले स्पेशली इन तीनों शब्दों को मेंशन कर लेना कि भैया अगर आपसे पूछता है संविधान सभा की, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी, तो ड्राफ्टिंग कमेटी इंग्लिश में आपको रखा हुआ शब्द मिलेगा, जबकि हिंदी में आपको प्रारूप समिति या मसौदा समिति या रूपरेखा समिति। क्लियर है भैया? तो फटाफट आप लोग इसको देखिए, समझिए। चलिए अगली बात करते हैं। अब बात आती है कि इस ड्राफ्टिंग कमेटी में हाउ मेनी टोटल मेंबर्स इन ड्राफ्टिंग कमेटी और रूपरेखा समिति और मसौदा समिति? तो देयर आर टोटल 1 + 6 = 7 मेंबर्स। ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य थे? तो 1 + 6।
एंड ड्राफ्टिंग कमेटी, अब बात सुन लीजिए, ड्राफ्टिंग कमेटी या रूपरेखा समिति की स्थापना या इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को भारत की प्रारूप समिति, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन हुआ था, जिसमें टोटल मेंबर कितने थे? जिसमें टोटल सदस्य थे 1+6, 1 इज चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर एंड 6 इज मेंबर। तो देखिए यहां से एक क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है, अगर आपसे पूछता है कि भाई संविधान सभा की प्रारूप समिति, संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी, तो ड्राफ्टिंग कमेटी हेडेड बाय डॉक्टर अंबेडकर, पहली बात ये, और ड्राफ्टिंग कमेटी के टोटल मेंबर, तो टोटल मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी दैट इज 1+6 इज इक्वल टू 7। अब देखिए यहां से थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है एग्जामिनर, वो कंफ्यूजन क्या होगा? वो ये, अगर आपसे एग्जामिनर का जो क्वेश्चन की जो भाषा हो, लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन हो या डिमांड ऑफ क्वेश्चन हो, अगर आपसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी टोटल मेंबर्स इन ड्राफ्टिंग कमेटी, तो हाउ मेनी टोटल मेंबर्स इन ड्राफ्टिंग कमेटी, देन आंसर इज 7। बट यदि अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रारूप समिति में ड्राफ्टिंग कमेटी में मेंबर इन ड्राफ्टिंग कमेटी, तो मेंबर इन ड्राफ्टिंग कमेटी कितने? तो मेंबर इन ड्राफ्टिंग कमेटी 6, तो 6 सदस्य थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, क्लियर? तो 6 सदस्य ड्राफ्टिंग कमेटी में थे, और ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 6 सदस्य थे, और इन 6 सदस्यों में एकमात्र जो मुस्लिम सदस्य थे वो थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के द ओनली मुस्लिम मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ओनली मुस्लिम पर्सन या ओनली मुस्लिम मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ओनली मुस्लिम मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, दैट वाज सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। तो सैयद मोहम्मद सादुल्ला वाज द ओनली मुस्लिम मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो सैयद मोहम्मद सादुल्ला जो थे ये इस प्रारूप समिति के या इस रूपरेखा समिति के या इस मसौदा समिति के या इस ड्राफ्टिंग कमेटी के एकमात्र मुस्लिम सदस्य थे। टोटल मेंबर की बात हुई, कब बनी थी इसकी बात हो गई, मुस्लिम सदस्य एकमात्र कौन था इसकी बात हो गई। अब बचे इसके अलावा 5 सदस्य और कौन थे? तो अभी आगे चलिए, अभी 1 बाय 1 अभी हम चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आई होप कि आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो रही होंगी। चलिए फटाफट आप 1% नोट कर लीजिए जल्दी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, तो देखिए भाइयों और बहनों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मित्रों, देवियों, सज्जनों, आगे चलते हैं। देखिए भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो देखिए भैया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, संविधान सभा में महिला सदस्य, हाउ मैनी टोटल फीमेल मेंबर्स इन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की कुल संख्या, ये अपने आप में एक बड़ा विवादित और बड़ा कंट्रोवर्शियल प्रश्न था अब से 2-4 साल पहले तक। क्यों था उसका कारण भी आपको अभी बताएंगे, लेकिन पहले अभी हम डिमांड ऑफ क्वेश्चन देख लें। तो डिमांड ऑफ क्वेश्चन ये है कि संविधान सभा में टोटल नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट या फीमेल मेंबर पूछी गई है या वुमेन मेंबर। तो आंसर ऑप्शन है हमारा 10, 12, 13 और 15। तो हमारा आंसर है आंसर डी, टोटल फीमेल मेंबर या टोटल वुमेन मेंबर इन ड्राफ्टिंग जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, दैट वाज 15। तो महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो भैया महिला सदस्यों की संख्या थी 15। पहली बात, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी 15। चलिए अब देखिए, अब हमने एक बात की कि भाई ये क्वेश्चन विवादित था पहले, अब नहीं, अब एक जनरल कंडीशन में थोड़ा सा चीज़ों को जानना जरूरी है। इसलिए महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, लेकिन होता क्या है कि आपके पास कुछ ऐसी बुक्स होंगी, क्योंकि ये विवादित क्वेश्चन इसलिए था कि बहुत सी बुक्स में अब से पहले दिया जाता था कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या, किसी बुक में दिया जा रहा है 7, किसी बुक में ऑप्शन दिया गया 13, किसी में कहा गया 9, किसी में कहा गया 12, तो इसलिए किसी में कहा गया 11। तो इसलिए बड़ा विवादित हो चुका था, बड़ा समस्याएं थी इस चीज़ को लेकर। तो फाइनली कंडीशन ये हुई। चलिए तो देखिए, अभी थोड़ा सा हमारे थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी, थोड़ा लाइट चली गई थी, तो इसलिए आपको थोड़ा सा
बोर्ड जो है एकदम अचानक थोड़ा डार्क ब्लैक ब्लैक दिखाई दिया होगा, तो चलिए इसको कोई बात नहीं, थोड़ा सा आज लाइट की प्रॉब्लम चल रही है हमारे यहाँ। चलिए अब कंडीशन आती है कि भाई ये विवादित क्यों था, कंट्रोवर्शियल क्यों था। तो ये कंट्रोवर्शियल इसलिए था क्योंकि बहुत सी बुक्स में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो महिला सदस्य थी उनकी संख्या को लेकर अलग अलग दावे किए गए थे, अलग अलग चीज़ें दी गई थी, लेकिन महिला सदस्यों की संख्या फाइनली 15 थी। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोग जान लीजिए जो हमारे काम की बात है। तो महिला सदस्यों की संख्या संविधान सभा में कितनी थी? तो महिला सदस्यों की संख्या संविधान सभा में 15 है। दूसरी बात है, इसमें भी एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल द ओनली मुस्लिम वुमन मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी, मुस्लिम महिला सदस्य थी, सदस्य थी। तो बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। तो देखिए आप लोग फटाफट चलिए अब आगे करते हैं, आगे चीज़ों को लेकर चलते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 9, 10 हमारे हो चुके हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो उच्चतम न्यायालय ने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय, तो देखिए एक पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि उच्चतम न्यायालय क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय एक ही बात है। उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय एक ही बात है। संविधान के मूल ढांचे, संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में, वाद मतलब किस केस में, किस मुकदमे में, आप लोग शुद्ध हिंदी में समझ लीजिए, किस वाद में या केस में या मुकदमे में दिया था। मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल दिया था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है दिया था, संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। तो क्वेश्चन का कहना यह है कि वो अपने सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में, किस वाद विवाद में, किस मुकदमे में संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया है। तो ऑप्शन है बलवंत राय मेहता वर्सेस पंजाब स्टेट, अशोक मेहता वर्सेस केरल स्टेट, सी केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट, और डी नन ऑफ दीज। तो हमारा जो आंसर है, हमारा आंसर है सी केशवानंद भारती केस। हमारा जो राइट आंसर है वो है सी केशवानंद भारती केस। तो केशवानंद भारती केस 1973। तो सुप्रीम कोर्ट ने भारत में पहली बार केशवानंद भारती केस में क्या दिया था? मूल ढांचे का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। अब संविधान का मूल ढांचा क्या होता है? तो देखिए संविधान का मूल ढांचे का मतलब ये है जो कि थोड़ा बहुत बताया गया है या कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चीज़ों को लेकर क्लियर किया है कि भाई मूल ढांचा क्या है या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो उसमें बताया कि प्रस्तावना जो प्रेम्बल है, तो प्रेम्बल को ही सुप्रीम कोर्ट क्या मान रहा है? वो अपना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मानता है। क्लियर? तो भारत में पहली बार मूल ढांचे का सिद्धांत किस केस से दिया गया? केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट केस 1973 में। चलिए अब अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? यानी कि 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन संविधान सभा ने संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया था, एक्सेप्ट किया था, उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के संविधान सभा के कितने मेंबर वहां पर प्रेजेंट थे और उनमें कितने मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन पर फाइनली सिग्नेचर किए थे? तो संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, सिग्नेचर किए? तो देखिए संविधान सभा के ऑप्शन ए 262, ऑप्शन बी 284, ऑप्शन सी 287 और ऑप्शन डी 289। तो देखिए हमारा जो राइट आंसर है बी 284। तो देखिए जिस दिन संविधान सभा ने संविधान को पास किया, तो संविधान पास हुआ 26 नवंबर 1949 को।
26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान पास किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एट 26 ऑफ नवंबर 1949 एंड एट दैट डे, उस दिन 284 मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वर प्रेजेंटेड एंड दे सिग्नेचर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। और उन्होंने उन 284 सदस्य जो उस दिन संविधान सभा में उपस्थित थे, उन सदस्यों ने संविधान पर उस दिन अपने सिग्नेचर या उस दिन अपने हस्ताक्षर किए थे। क्लियर। और देखिए संविधान सभा ने 26 नवंबर को ये पास किया था, तो इसीलिए भारत में वर्तमान में अब पिछले 3-4 साल से क्या मनाया जा रहा है, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस मनाया जाता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया एट 26 ऑफ नवंबर ऑफ एवरी ईयर, यानी कि प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि संविधान सभा ने उस दिन 26 नवंबर 1949 को क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया था उसको, और उसको उस दिन वहाँ पर संविधान सभा के कितने सदस्यों ने सिग्नेचर किए, तो 284 सदस्यों ने साइन, हस्ताक्षर किए थे। चलिए अब आगे की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। चलिए अब आगे बात देखते हैं, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो अगला क्वेश्चन है भैया, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी JL नेहरू, डी डॉक्टर अंबेडकर और सी डॉक्टर अंबेडकर और डी आचार्य JB कृपलानी। तो भैया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, तो देखिए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आंसर बी, हमारा आंसर है बी JL नेहरू। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रेजेंटेड बाय JL नेहरू इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एट 13 ऑफ दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को JL नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। तो कब पेश किया? तो भैया आपके सामने है, कब पेश किया? 13 दिसंबर 1946 को। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रेजेंटेड बाय JL नेहरू at 13 December 1946 in Constitution Assembly, and the objective resolution passed by the Constitutional Assembly on 22nd of January 1948, और संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1948 को पारित किया या पास किया। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एट 22 ऑफ जनवरी 1948, यानी कि 13 दिसंबर को JL नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में रखा, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया। कब? संविधान सभा में कब? 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर 1946 को। और इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर फाइनली इस पर डिबेट चली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इस पर बड़ी बहस चली, और बहस चलने के बाद, डिबेट चलने के बाद फाइनली 22 ऑफ जनवरी 1948 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। क्लियर है? और इसीलिए क्यों, और यही जो उद्देश्य प्रस्ताव था, यही उद्देश्य प्रस्ताव हमारे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका का बेस बना। तो बेसिकली हमारे संविधान में प्रस्तावना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर उद्देश्य प्रस्ताव ही उसका आधार बना। यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि हमारी जो प्रेम्बल है, हमारी जो प्रस्तावना है, या हमारे संविधान की जिसे हम उद्देशिका कह देते हैं, उसका आधार क्या था, वो किस पर बेस्ड थी? वो JL नेहरू द्वारा लाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर ही बेस्ड थी। या हम इस तरह से भी इसको कह सकते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चलकर भारतीय संविधान में शामिल एज ए प्रेम्बल, प्रस्तावना के रूप में रख दिया गया या जोड़ दिया गया या शामिल कर लिया गया। क्लियर है? यानी कि JL नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखा था, वही आगे चलकर भारत के संविधान की प्रस्तावना का आधार बना, या वही उद्देश्य प्रस्ताव
संविधान में प्रस्तावना के रूप में रख लिया गया, एज ए प्रेम्बल वो ऐड कर लिया गया। क्लियर? तो देखिए ये कुछ क्वेश्चन है जो अपने आप में थोड़े से कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। क्लियर? तो आपको वन बाय वन हम लोगों की कोशिश है कि बिल्कुल क्लियरिटी के साथ, एकदम क्रिस्टल क्लियर विजन के साथ आप लोगों को हम बहुत चीज़ें दें। और अभी शुरुआत है तो थोड़ा वन बाय वन चीज़ों को देखिए, आप लोग करिए और उसके बाद हम और आप लोग मिलकर चीज़ों को करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार बैठी थी? तो मिली थी या बैठी थी, यानी कि संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी वो अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार, यानी कि लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा की अंतिम मीटिंग। देखिए यही भाषा का फर्क है, भाषा का, शब्दों का या क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग का जो डिफरेंस है, जो अंतर है वो यही है। अगर इसी भाषा को क्वेश्चन में सीधा सीधा एग्जामिनर ये पूछ ले कि संविधान सभा की अंतिम मीटिंग या लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली या संविधान सभा की अंतिम बैठक किस दिन हुई, तो बिल्कुल इजी वे में आप आंसर दे सकते हैं। लेकिन उसने थोड़ा सा यू टर्न लिया है, क्या कि थोड़ा सा उसने मॉडरेट कर दिया क्वेश्चन हल्का सा, कि संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी। तो संविधान सभा अंतिम रूप से आखिरी बार मिली, उसका मतलब उसकी डिमांड ऑफ क्वेश्चन है, वो ये पूछना चाह रहा है आपसे कि भैया आपको ये पता है कि संविधान सभा की लास्ट मीटिंग कब हुई थी? द लास्ट मीटिंग और फाइनल मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हेल्ड ऑन। तो आपके ऑप्शन है ए 26 नवंबर, बी 5 दिसंबर, सी 24 जनवरी और डी 25 जनवरी। तो भैया आपका संविधान सभा की अंतिम मीटिंग, लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो दैट वाज 24 ऑफ जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम मीटिंग हुई, यानी कि आखिरी बार। तो आखिरी बार आपका आंसर है सी, 24 जनवरी 1950 अंतिम मीटिंग, संविधान सभा की अंतिम मीटिंग, अंतिम बैठक। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक या संविधान सभा अंतिम बार कब मिली, लास्ट बार? तो 24 जनवरी 1950 को मिली। और ये जो संविधान सभा की ये जो मीटिंग थी, ये संविधान सभा की 12वीं मीटिंग थी, 12वीं बैठक थी, 12th मीटिंग। क्लियर? और इसी मीटिंग में 24 जनवरी 1950 को इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के सदस्यों ने को भारत का पहला राष्ट्रपति, भारत का पहला राष्ट्रपति चुना। यानी कि इसी मीटिंग में डॉक्टर अंबेडकर, संविधान सभा की इसी लास्ट मीटिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या चुने गए? भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुन रहे हैं कौन? संविधान सभा के लोग, संविधान सभा के सदस्य। तो संविधान सभा के सदस्य डॉक्टर अंबेडकर को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, सॉरी बार बार डॉक्टर अंबेडकर निकल रहा है तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइए, कभी कभी टंग स्लिप हो जाती है बोलते समय। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के सदस्यों ने इसी दिन 24 जनवरी 1950 को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना था। तो देखिए बार बार मैं इस बात को बोल रहा हूँ, क्वेश्चन कई बार पुटअप हुआ है, कई बार पूछा गया है कि डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति किसने चुना? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुन रहे हैं कौन? संविधान सभा के सदस्य, क्योंकि संविधान सभा के सदस्य आखिरी बार मिल रहे हैं। कब मिल रहे हैं? 24 जनवरी 1950 को। ठीक, अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक, और कौन से नंबर की? तो 12वीं बैठक। तो यहाँ से आपके कई क्वेश्चन क्लियर होते हैं। तो इसी तरह से आप वन बाय वन, हमारा प्रयास है कि आप लोगों को इसी तरह से पूरे क्रिस्टल क्लियर विजन के साथ आपके सामने चीज़ें रखी जाएं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की जो कंडीशन क्या है, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रारूप समिति के में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो देखिए अभी हमने जस्ट 5 मिनट पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है कि भाई संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, तो ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं? तो ऑप्शन क्या है? सदस्यों की संख्या। तो देखिए संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो देखिए सदस्यों की संख्या
कितनी थी। इस क्वेश्चन को लेकर देखिए यहाँ पर विवाद हो सकता है, थोड़ा सा विवाद क्यों हो सकता है, कभी कभी यहाँ तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी थोड़ा सा हमने वहाँ भी बताया और यहाँ भी बता रहा हूँ मैं आपको कि संविधान सभा की ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी या प्रारूप समिति थी या रूपरेखा समिति थी, इसके सदस्यों की संख्या, देखिए अब सदस्यों की संख्या में क्या है, सदस्यों की संख्या बेसिकली हमने कितनी बताई थी अभी, तो 1 + 6, तो 1 + 6 = 7। तो यहाँ पे अगर ये साथ में कुल सदस्यों की संख्या, तो संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या, तो आंसर होगा हमारा बी 7। लेकिन आजकल इसी तरह से नियर अबाउट आंसर देता है, तो कभी कभी क्या करता है, कभी कभी यदि कुल ना दे तो अगर कुल ऑप्शन में टोटल जो शब्द है या कुल जो शब्द है वो यदि नहीं होता है तो फिर आंसर सीधा सीधा 7 होगा, क्योंकि फिर साथ में ऑप्शन 6 नहीं देगा। तो संविधान सभा की प्रारूप समितियां या ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों की संख्या जब अगर पूछता है या पूछी जाती है आपसे और उसमें टोटल या कुल शब्द का प्रयोग ना हो और ऑप्शन में 6 ना हो, तो उसके बाद डायरेक्ट आंसर होता है हमारा 7, क्योंकि वो ये मेंशन नहीं कर रहा है कि कुल सदस्य और ना ही ऑप्शन दे रहा है। अगर वो पूछता है सदस्य तो फिर सदस्य तो 1 + 6, तो 1 + 6 की हम बात अभी बता चुके हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य थे, तो टोटल 1 + 6 थे = 7। ठीक, तो इसमें 6 सदस्य थे और एक अध्यक्ष। तो ये जो एक जो थे ये कौन थे, डॉक्टर अम्बेडकर थे। तो डॉक्टर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अभी हमने 5 मिनट पहले इस चीज़ को 1 बाय 1 सारी चीज़ों को क्लियर किया है। यहाँ तक तो आप इस चीज़ को कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन देखिए कि समिति में सदस्यों की संख्या, तो सदस्यों की संख्या पूछ रहा है, तो हमारे यहाँ ऑप्शन कहीं पर भी 6 ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या होगा, आंसर होगा 7। लेकिन मैं जो आपको बताने की कोशिश बार बार कर रहा हूँ वो ये कि यदि आपसे कुल इसकी जगह साथ में कुल सदस्य भी दे दिया जाए तो कुल सदस्य आंसर होगा 7। लेकिन यदि कह दिया जाए सदस्यों की संख्या, तो सदस्यों की संख्या 6 भी हो सकती है, तो उस समय 6 और 7 दोनों ऑप्शन साथ में नहीं दिए जाएंगे। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। चलिए अब अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम एज यानी कि मैक्सिमम एज फॉर इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा में उम्मीदवार कैंडिडेट होने के लिए एज कितनी है, यानी कि आपको लोकसभा का सांसद यदि बनना है, यदि चुना जाना है तो कितनी एज होनी चाहिए। तो देखिए भैया कितनी एज होनी चाहिए, आंसर ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष और डी 18 वर्ष। तो देखिए इसकी आंसर क्या है, तो लोकसभा का मेंबर इलेक्ट होने के लिए, आपको लोकसभा मेंबर बनने के लिए, लोकसभा का सांसद आपको नियुक्त होने के लिए, चुने जाने के लिए आपकी एज होनी चाहिए 25 वर्ष। यानी कि उम्मीदवार आप तभी बन सकते हैं लोकसभा में, आप कैंडिडेट आप तभी बन सकते हैं, आप अपना जो कैंडिडेचर है वो तभी फाइल कर सकते हैं अपना नॉमिनेशन जब आप अबाउट 25 हों, यानी कि आपकी एज 25 वर्ष पूरी हो चुकी हो। क्लियर है? जबकि राज्यसभा के लिए कितनी है, जबकि राज्यसभा के लिए एज है 30 वर्ष। राज्यसभा के उम्मीदवार बनने के लिए या राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु आपकी पूरी होनी चाहिए। क्लियर है भैया यहाँ तक? चलिए अब अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो भारतीय संविधान को किसने अपनाया था, तो देखिए भारतीय संविधान, अभी हमने बात देखी कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। लेकिन यहाँ पर डिमांड ऑफ क्वेश्चन क्या है कि अपनाया गया, तो अपनाया गया किसके द्वारा अपनाया गया, ए संविधान सभा द्वारा, बी गवर्नर जनरल के द्वारा, सी ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा और डी भारतीय संसद। तो देखिए यहाँ इस समय, जिस समय भारत में भारतीय संविधान को अडॉप्ट किया गया या एक्सेप्ट किया गया, तो उस समय इंडियन पार्लियामेंट तो थी ही नहीं, तो भारतीय संसद नहीं थी। ठीक, जब संविधान भारत के लिए बन रहा है तो ब्रिटिश संसद का कोई रोल नहीं है, ब्रिटिश संसद के द्वारा पास क्या होना है वो। इसके बाद गवर्नर जनरल का कोई रोल नहीं है अभी, क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट, क्योंकि अंतरिम सरकार या कामचलाऊ सरकार का गठन हो चुका था। 2 सितंबर 1946 को एक इंटरिम गवर्नमेंट भारत में स्टैब्लिश हो चुकी थी। 2 सितंबर 1946 को एक अंतरिम सरकार या एक कार्यवाहक सरकार या एक कामचलाऊ सरकार अंग्रेजों ने भारत में बना दी थी, क्योंकि अब अंग्रेजों को पता था कि अब हमें भारत से जल्दी निकलना है। इसीलिए अंग्रेजों ने 2 सितंबर 1946 को एक अंतरिम सरकार, एक इंटरिम गवर्नमेंट, एक कामचलाऊ सरकार या एक कार्यवाहक सरकार का गठन JL नेहरू के नेतृत्व में कर दिया था। तो इसलिए
तो इसलिए गवर्नर जनरल का भी कोई रोल नहीं था। तो इसलिए क्या है, तो ऑप्शन क्या होगा, तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था। आंसर है क्या, आंसर होगा हमारा ए, संविधान सभा ने। क्योंकि अब देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या किया गया, एडॉप्ट किया गया और पास किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को पास किया गया है तो किसके द्वारा पास किया जा रहा है, तो संविधान सभा द्वारा। और संविधान सभा ही इसको क्या कर रही है, एडॉप्ट कर रही है, इसको एग्जीक्यूट कर रही है, लागू कर रही है भारत में। तो संविधान सभा ने ही भारतीय संविधान को अपनाया था। कब अपनाया, कब स्वीकार किया, कब अंगीकृत किया, तो 26 नवंबर 1949 को। कौन, संविधान सभा ये सारे काम कर रही है। संविधान सभा ही संविधान बना रही है और संविधान सभा ही फाइनली 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या कर रही है, वो एक्सेप्ट कर रही है, एडॉप्ट कर रही है और भारत में एग्जीक्यूट कर रही है, लागू कर रही है। क्लियर है यहां तक। तो देखिए आपने चीजों को एकदम, आपकी जो भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं नहीं हैं, तो उन सब ऐसे कोई कॉन्सेप्ट, ऐसी कोई बात जो आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछिए। लेकिन वन बाय वन जो आपको चीजें दी जा रही हैं, जो हमारे एफर्ट हैं, आप उनका समर्थन कीजिए फटाफट आप लोग। चलिए अब अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया हमारा, अगले क्वेश्चन की ओर चलता जाए, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। तो सीधी बात है कि भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा संविधान सभा को, तो कितना समय लगा। तो देखिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो देखिए थोड़ा सा, फिर मेरा मानना है कि फिर आपको अपने बारे में थोड़ा सा गहनता के साथ और गंभीरता के साथ अपने बारे में जरूर जानना चाहिए, अपने आप को आपको जरूर जानना चाहिए। तो देखिए क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और इस तरह के आंसर, इस तरह के क्वेश्चन को मेरा मानना है कि यहाँ हम लोगों ने रखा है, लेकिन इस तरह के आंसर का, शायद इस तरह के क्वेश्चन का आंसर भी अगर मुझे देना पड़े तो फिर बड़ी आप लोग समझिए तो फिर बड़ा समस्या वाली बात है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग, मेरा मानना है कि ज़्यादातर लोग आप इसके आंसर आप बता सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ सीधा सीधा आंसर। तो कितना समय लगा, तो भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। ऑप्शन बी, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। तो संविधान सभा को संविधान में कितना समय लगा, तो संविधान के निर्माण में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को लगे थे 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, कितना समय लगा, क्या लगा, और कि दुनिया के कितने देशों के संविधान को संविधान सभा ने पढ़ा। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए दुनिया के 60 देशों के संविधान को संविधान सभा ने रिव्यू किया था। संविधान सभा ने भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान विश्व के 60 देशों के संविधान, विश्व के 60 देशों के संविधान की समीक्षा, के देशों के संविधान को पढ़ा या उसकी समीक्षा की, यानी कि रिव्यू किया, समीक्षा की या पढ़ा, क्योंकि समीक्षा की में भी आप उलझ जाओगे। तो कि दुनिया के कितने देशों के संविधान को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर्स ने पढ़ा, तो दुनिया के 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया, उसका रिव्यू किया गया और फाइनली जिस देश के संविधान से, जिस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से जो चीज़ हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, हमारी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, भारत के परिस्थितियों के अनुसार जो चीज़ जहाँ से ठीक लगी वहाँ से वो चीज़ एडॉप्ट कर ली गई। क्लियर है। तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में। अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या, अगले क्वेश्चन की डिमांड ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो भैया प्रारूप समिति के सदस्य कितने थे, ये हम कम से कम 4 बार बता चुके हैं। अब बात आती है प्रारूप समिति का कौन सदस्य नहीं था। तो देखिए प्रारूप समिति में JL नेहरू, मोहम्मद सदाउल्लाह, KM मुंशी और गोपाल स्वामी अयंगर। तो देखिए इसमें बात पूछी जा रही है कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो हमारा आंसर है, आंसर ए, JL नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो प्रारूप समिति के, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के, वही ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति या रूपरेखा समिति या संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष की बात चल रही है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। तो देखिए JL नेहरू सदस्य नहीं थे, तो मोहम्मद सादुल्लाह, इनको सदाउल्लाह लिख दिए, जैसे मोहम्मद सादुल्लाह संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य थे, KM मुंशी सदस्य थे, गोपाल स्वामी अयंगर सदस्य थे। तो ये 3 सदस्य थे, मतलब 3 तो ये थे प्लस यानी कि ये हम बात कर रहे हैं नहीं, तो नहीं जो सदस्य नहीं था प्रारूप समिति का वो JL नेहरू थे। इसके अलावा ये 3 लोग सदस्य थे। टोटल सदस्य कितने थे, 7। तो सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, KM मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, 3 नाम ये हो गए, प्लस एक नाम हो गया N माधव राव प्रारूप समिति के सदस्य थे। TT कृष्णमाचारी
टी कृष्णामाचारी, टी कृष्णामाचारी प्रारूप समिति के सदस्य थे। क्लियर? ये लोग थे इसके सदस्य, किसके? प्रारूप समिति के। इसके अलावा और 2 लोग और थे, एक डॉक्टर अंबेडकर हो गए। तो इसके कुल मिलाकर कितने सदस्य थे? तो कुल मिलाकर 7 सदस्य थे इसके, 1 + 6। क्लियर है? और एक थे 3, 2, 5 और एक 6। एक तो डॉक्टर अंबेडकर हो गए इसके अध्यक्ष हो गए कौन? डॉक्टर अंबेडकर। ये बात हमने बताई थी अभी। डॉक्टर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। इसके अलावा एक और सदस्य थे, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर। तो अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर। तो 3 ये नाम मोहम्मद सादुल्ला, के मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, एन माधवराव, टी कृष्णामाचारी और अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, ये सभी लोग, ये 6 मेंबर थे और डॉक्टर अंबेडकर क्या थे? अध्यक्ष थे। तो कौन नहीं था? तो जेएल नेहरू प्रारूप समिति के ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे। और जो 6 लोग ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे, उन 6 के नाम आपके सामने हैं, एन माधवराव, टी कृष्णामाचारी, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, के मुंशी और मोहम्मद सादुल्ला। क्लियर है? आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं, चीजें 1 बाय 1 आपके सामने हैं। चलिए, तो प्रारूप समिति का मेरा मानना है, प्रारूप समिति, समाजवाद, पंथ प्रिंसिपेश, अखंडता। आज कुछ क्वेश्चन मेरा मानना है कि आप लोगों की मेमोरी में प्रॉपरली तरीके से फीड होने चाहिए, डिलीट नहीं होने चाहिए। चलिए अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की डिमांड क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। मतलब ये होता है, क्वेश्चन की डिमांड ये है कि भाई पूछा जा रहा है कि यदि राष्ट्रपति किसी समय नहीं है, तो राष्ट्रपति अगर नहीं है तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? तो एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करेगा, यानी कि उपराष्ट्रपति की जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यदि किसी समय राष्ट्रपति बीमार हो जाता है या उसका पद खाली हो जाता है या वो रिजाइन कर देता है या उसकी डेथ हो जाती है, तब उस स्थिति में भारत का उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। पहली बात ये। लेकिन यहाँ क्वेश्चन की डिमांड ये है कि भाई वो कितने समय तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कितने समय तक कार्य कर सकता है। पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाने का अर्थ ये है कि भाई जो उपराष्ट्रपति है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कब तक काम करेगा। क्वेश्चन की सीधी सीधी भाषा यही है। इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए या उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कितने दिन तक कार्य कर सकता है। तो भैया आंसर है 1 महीने, बी 3 महीने, सी 14 दिन और डी 6 महीने। तो देखिए आंसर होगा हमारा डी 6 महीने। तो यानी कि परमानेंट प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाना चाहिए 6 महीने के अंदर। तो यानी कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है 6 महीने के अंदर। यानी कि यदि कार्यवाहक राष्ट्रपति कार्य कर रहा है तो 6 महीने के अंदर एनी हाउ विद इन 6 मंथ परमानेंट प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर यहाँ पर वो आ जाना चाहिए। क्योंकि राष्ट्रपति का पद, क्योंकि वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड है, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट है। और जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट है, राज्य की कार्यपालिका का, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है और संवैधानिक प्रमुख होता है, तो प्रमुख के पद को खाली नहीं रखा जा सकता। तो इसलिए कार्यवाहक राष्ट्रपति कार्य करता है और वो कौन होता है? वो उपराष्ट्रपति होता है। लेकिन वो 6 महीने तक ही कार्य कर सकता है और इन 6 महीने के अंदर ही राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। परमानेंट प्रेसिडेंट यानी कि स्थायी राष्ट्रपति चुनकर, निर्वाचित होकर, शपथ ग्रहण करके कार्यभार संभाल लेना चाहिए। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्या? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार। यानी कि किसी भी विधि के लिए किसी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से, किसी विषय पर सुप्रीम विधि मतलब किसी विषय पर, किसी मुद्दे पर, किसी इश्यू पर, किसी टॉपिक पर, कुछ भी आप समझ लीजिए, जो शब्द आप समझें वो। तो किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श, सलाह मांगने या रिकमेंडेशन या सजेशन मांगने का अधिकार किसे है भारतीय संविधान में। यानी कि किसी विषय पर, किसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से
सजेशन मांगने का, सलाह मांगने का, परामर्श मांगने का अधिकार भारतीय संविधान में किसे दिया गया है? योर ऑप्शन इज ए प्रेसिडेंट को, बी प्राइम मिनिस्टर को, सी दोनों को, और डी इनमें से किसी को भी नहीं। तो देखिए भैया, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार, हमारा आंसर है ए, राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगने का अधिकार दिया गया है। यदि कोई ऐसा विषय है जिस पर राष्ट्रपति स्वयं निर्णय नहीं ले पा रहा है, या अपने विवेक से डिसीजन, या अपने विवेक से या अपनी सूझबूझ से कोई निर्णय या किसी तरह से उसका समाधान नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में, उस परिस्थिति में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है कि भाई आप हमें इस विषय पर सलाह दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट से वो सलाह मांगता है, परामर्श मांगता है। ये अधिकार किसको दिया गया है संविधान में? राष्ट्रपति को। बट राष्ट्रपति से वो परामर्श मांगता है, लेकिन अपने किस पावर से, किस अधिकार से या किस शक्ति से? तो आर्टिकल 143 से, अनुच्छेद 143 से, 143 अनुच्छेद 143 से राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगने, किसी विषय पर परामर्श मांगने का अधिकार है, सलाह मांगने का अधिकार की शक्ति है। लेकिन राष्ट्रपति ने जब किसी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी है, तो वो किससे मांगेगा? तो वो किस शक्ति से? अनुच्छेद 143 से सुप्रीम कोर्ट से ऐसी सलाह मांग सकता है। अब बात आती है सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, सजेशन देने के लिए, परामर्श देने के लिए बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति द्वारा सलाह मांगे जाने पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सजेशन को राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट माने ना माने, ये राष्ट्रपति पर छोड़ दिया गया है। यानी कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह को मानने या ना मानने के लिए बाध्य नहीं है, मजबूर नहीं है। यानी कि प्रेसिडेंट के लिए ऑब्लिगेटरी नहीं है कि वो उसकी रिकमेंडेशन को, उसके सजेशन को वो एक्सेप्ट करे या माने। क्लियर? अब बात लेकिन यहां पर एक थोड़ा सा एक टेक्निकल पॉइंट आता है कि राष्ट्रपति जब किसी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है, तो सलाह मांगता है तो उस विषय में, उस परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 5 जज, सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 5 जज, 5 जजेस की बेंच या खंडपीठ, बेंच द्वारा राष्ट्रपति को, बेंच द्वारा राष्ट्रपति को उस विषय पर सलाह या परामर्श या सजेशन, सलाह दिया जाना अनिवार्य है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति ने किसी विषय पर कोई सजेशन मांगा है, तो पहली बात आप ये समझ लीजिए कि उस विषय पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जज आपस में बैठेंगे, 5 से कम नहीं होंगे, 5 से ज्यादा, मोर देन 5 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन लेस देन 5 नहीं होंगे, मोर देन 5 हो सकते हैं। यानी कि कम से कम 5 जज सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सलाह के लिए बैठेंगे। और वो पांचों लोग, वो 5 से ज़्यादा 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है कि कितने? कम से कम 5। जब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी विषय पर सलाह मांगता है, परामर्श मांगता है, तो सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 5 जज राष्ट्रपति के उस मुद्दे पर आपस में बातचीत करेंगे और उसके बाद राष्ट्रपति को वो सजेशन देंगे, सलाह देंगे, परामर्श देंगे। क्लियर है? तो यहां से क्वेश्चन आता है कि कितने जजों की खंडपीठ, तो कितने जज आपस में बैठेंगे? तो 5 जजों की बेंच बनेगी, बेंच मतलब खंडपीठ बनती है, और उसके बाद ये जज आपस में बातचीत करके राष्ट्रपति को अपनी रिकमेंडेशन, अपने सजेशन देते हैं। अब वो बात डिपेंड करती है राष्ट्रपति पर कि राष्ट्रपति इनकी सलाह को, इनके द्वारा दिए गए परामर्श को माने या ना माने। क्लियर? तो यहां तक आप लोगों का मेरा मानना है कि बहुत सी सारी चीजें, बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। और बाकी आप लोग अपने सजेशन आप हमें दीजिए। यहां तो राष्ट्रपति ने अपने सजेशन दिए हैं, बाकी 1 बाय 1 आप लोग अपने सजेशन आप हमें दें, और आपके सजेशन का, आपके समर्थन का हमें लगातार इंतजार है। और मंडे से हम लोगों की कुछ और भी कोशिशें हैं आप लोगों के लिए, कुछ विशेष, और स्पेशली जूनियर के एग्ज़ाम के लिए हम लोग कुछ विशेष आपके सामने लेकर आएंगे मंडे से। तो आई होप कि आप लोग हमारे साथ इसी तरह से अपने समर्थन के साथ बने रहें। चलिए आज इसको इतना ही रखते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।